बाद मैं उसको ढूंढने के लिए रोहिणी गया उसके ऑफिस में। फिर दिन 7 बजे के बाद मैं अपना सागरपुर और डाबड़ी वाले पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि तेरा भाई इकलौता थोड़ी जो खोया है, और भी लोग हैं। आधे घंटे में उन्होंने बॉडी टैग कर दी, आधे घंटे में बॉडी गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दी, आधे घंटे में उन्होंने सबको बैरिकेड लगा के, कपड़ा लगा के, जो फुर्ती उन्होंने सुबह दिखाई, वो फुर्ती अगर रात को हमारे साथ ये 12 से 1 बजे के बीच में 1 घंटे की दिखाते तो 1 घंटे में लड़का हमारा आज मिल जाता। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, विकासशील से विकसित होने की राह पर चलने वाले देश भारत की राजधानी दिल्ली में खड़ी हूँ मैं। ये दिल्ली का जनकपुरी इलाका है। जनकपुरी इलाके का ये जोगिंदर सिंह मार्ग है। मेरे पीछे आपको जो 20 फीट गहरा गड्ढा नजर आ रहा है, ये इसी मार्ग पर आज से ठीक 2 दिन पहले यानी 4 फरवरी 2026 को खोदा गया, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पर काम चल रहा था, पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा था। फिर 5 फरवरी 2026 की रात कमल नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो अपनी बाइक से इसी रास्ते से घर जा रहा था। जिस दौरान उसकी बाइक इसमें गिरी, वो इसमें गिर गया। पूरी रात वो इसमें पड़ा रहा। न पुलिस उसे खोज पाई, परिजनों की लगातार कोशिश के बावजूद उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। और फिर उसके बाद 6 फरवरी की सुबह, यानी आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब से कुछ घंटे पहले यहाँ से उसकी बॉडी निकाली गई, उस बाइक को निकाला गया। थोड़ा आगे चलकर अगर आप आएंगे और हम ये गड्ढा, अगर आपको इसकी गहराई दिखाने की कोशिश कर पाएँ तो पहले आपको वो दिखाते हैं। अब देखिए, लगभग 15 से 20 फीट गहरा ये गड्ढा है। आपको एक सीढ़ी भी अभी नज़र आ रही होगी उस पर, और कुछ पाइपलाइंस भी नज़र आ रही हैं। तो बताया जा रहा है कि ये दिल्ली का जो जल बोर्ड है उसके द्वारा खोदा गया था, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं का ही काम जारी है। अब अगर आप इस इलाके को थोड़ा सा देखेंगे, अभी जिस वक्त मैं खड़ी हूँ 6 फरवरी की शाम को, चारों तरफ से एक ग्रीन कलर का जो मेश होता है ना, उसे लगा दिया गया है। और इसके ठीक पीछे की तरफ अगर कैमरा पैन करके दिखा पाएँ आप देखेंगे कुछ बैरिकेड्स लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। और ऐसे ही बैरिकेड्स इस सड़क के दूसरी ओर, जहाँ से हमने एंट्री ली, वो बैरिकेड्स भी वहाँ पर लगे हैं। अब ये जो वर्जन है कि ये घटना हुई कैसे, गिरे कैसे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये एक अलग सवाल है जिस पर जो जांच करने वाले हैं वो जांच करके बताएंगे। जो असल सवाल है वो ये कि कोई अगर देश की राजधानी में ऐसे 20 फीट के गड्ढे में गिर जाता है तो उसके बारे में पता लगाने में, उसकी शिनाख्त करने में, यहाँ तक मदद पहुँचाने में आखिर कितना वक्त लगेगा। जब कमल के घर वाले इस घटना के बारे में बात करते हैं तो वो बताते हैं कि 11:53 पर उनकी कमल से आखिरी बातचीत हुई थी और उसने कहा था कि अगले 15 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। जब वो घर नहीं पहुँचा तब वो पूरी रात उसे खोजते रहे। खोजते हुए वो 6 पुलिस स्टेशंस में भटके। उसके बाद वो इस इलाके में भी पहुंचे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कमल का अता पता नहीं चल पाया। सुबह जाकर यहाँ से बॉडी निकाली गई। आप पहले जो परिजनों का कहना है वो सुनिए। वो एक्चुअली लास्ट नाइट 11:53 में मेरी उससे लास्ट टाइम बात हुई थी। उसने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर आ गया है और 10 मिनट में घर आ जाएगा। कमल से जब आपकी आखिरी बार मेरी जब उससे बात हुई, यही उसने ये बोला। तो फिर 12:30 तक मैंने वेट किया। जब 12:30 तक उसका कोई कॉल नहीं आया, वो घर पे नहीं आया, तो फिर मैंने उसको कॉल बैक करी कि कहाँ पे है। तो उसने मतलब कॉल रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। कॉल की रिंगिंग हो रही थी और फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि भाई आजा ऐसे ही बात हो गई है। तो फिर देन मैं उसके साथ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर गया, जो कि उसने कहा कि लास्ट टाइम में लोकेशन ये थी। डिस्ट्रिक्ट सेंटर गया तो वहाँ पे मैं पहुँचा। सबसे पहले 2 मेरे को बीट वाले ऑफिसर मिल गए। तो उन्होंने कहा कि आप विकासपुरी थाने में चले जाओ, वहाँ जाके कंप्लेंट लिखा दो। तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भी 24 आवर्स नहीं हुए हैं और हम आपका नेम और कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं और आपको जैसे कुछ भी होगा तो विल अपडेट यू। तो उन्होंने ऐसे सीधे एफआईआर लिखने से मना किया और कंप्लेंट भी लेने से मना कर दिया। हाँ, कंप्लेंट से कि अभी 24 आवर्स नहीं आए और आपका जो ब्रदर है वो 18+ है, तो उसके लिए तो हम 24 आवर्स का वेट करना ही पड़ेगा मिनिमम जो है। फिर मैंने उनको बोला कि अभी मेरे भाई का फ़ोन जो है रिंगिंग पोजीशन में है, उससे पहले कि स्विच ऑफ हो जाए, आप मेरे भाई का कॉन्टैक्ट नंबर ट्रेस पर लगा दो। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है और स्टाफ भी नहीं है इस टाइम पर फिलहाल। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर उसके अगर वो लोग उसी टाइम में अगर ये भी बोल दिया कि स्टाफ नहीं है। हाँ, स्टाफ अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर। उन्होंने कहा अभी नहीं हो सकता ये काम। मैंने कहा ठीक है। फिर अगर वो लोग उस टाइम पे कर देते ट्रैक, तो उस टाइम की पोजीशन पता चलाती, तो आज मे बी मैं अपने भाई को जल्दी ढूंढ लेता और क्या पता मैं उसको जल्दी जिंदा ढूंढ लेता उस टाइम पर। ये विकासपुरी के थाने वाले। हाँ, विकासपुरी के थाने वालों की ये गलती मैं बोलता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको ढूंढने के लिए रोहिणी गया उसके ऑफिस में।
मैंने उस पूरे रूट के 2 चक्कर लगाए, आना और जाना 2-2 बार। वो HDFC में असिस्टेंट मैनेजर थे रोहिणी में MS मॉल में। तो मैंने फिर उसका वेट करा कि 2 बार ही चक्कर लगा कि मुझे इन केस कोई रास्ते में दिख जाए कि कुछ मिस हैपनिंग ना हुई हो। तो इन इंटरवल मैं 2 थाने में और गया, एक मंगोलपुरी के थाने में और एक रोहिणी के थाने में, पता करे कि कमल नाम से कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने भी एंटरटेन नहीं किया, सेम नेम लिख दिया और अपना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया कि कुछ होगा तो विल अपडेट यू, इन्होंने ऐसे बोल दिया सेम। देन फिर मैं अपना क्या नाम है 2-2:30 बजे तक मैं वापसी आ गया विकासपुरी। तो फिर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा आपकी भाई की जो लास्ट लोकेशन आपकी बात हुई है तो आप वहाँ पे जाके एक बारी बात करो। देन मैं जनकपुरी के स्टेशन में आया, तो जनकपुरी में थोड़ा स्टाफ जो था सपोर्टिव था, तो उन्होंने मेरे भाई का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उन्होंने ट्रेस पे लगाया। तो ट्रेस पे लगाने के बाद उन्होंने मेरे को लोकेशन भेज दी कि आप लोग यहाँ चले जाओ और अपने भाई को देख लो, 200 मीटर की रेडियस में होगा तो, अगर अदर्स नहीं होगा तो नहीं होगा। ये जनकपुरी के थाने वालों ने किया, लेकिन उन्होंने आपको ही भेज दिया लोकेशन कि आप खोजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे को और मैंने अपने क्या नाम है भाई के एक मैनेजर को उठा लिया था ऑफिस से, और उसके बाद एक मेरा फ्रेंड और था साथ में, तो हम तीनों साथ में ढूंढे थे। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने ढूंढा वहाँ पे तो नहीं मिला। फिर मैंने 112 पे कॉल करी, तो वो लोग आए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम खाली मेडिकल एड देना लोगों को और कुछ इमरजेंसी फाइट वगैरह हो जाए उसको छुड़ाने का है। तो फिर मेरी उनसे बहस भी हो गई कि काम क्या है मतलब आप लोगों का, कि अगर इतनी मदद नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा आप थाने चले जाओ दोबारा, वहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट करो और रिक्वेस्ट करेंगे तो भेजेंगे। इधर मैं अगेन थाने गया, थाने में जाके फिर मैंने सर को बोला दोबारा कि सर ऐसे आप भेज दो 2-3 स्टाफ कि मेरा भाई थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। जनकपुरी थाने में वापस फिर जनकपुरी से मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिला कि इन्होंने सर ने वहाँ पे 3 मेरे साथ स्टाफ भेज दिया अपने वहाँ के, और एक अपडेटेड लाइव लोकेशन भेज दी। देन हम वो अपडेट लाइव लोकेशन हम फिर से सेम उस पार्क के सामने आ गए, पार्क के अंदर और बिल्कुल पार्क के अपोजिट में ही वो गड्ढा था जहाँ पे मेरा बैग गिर गया था। 100 मीटर आगे, हाँ 100 मीटर भी नहीं होगा लगभग। तो ऐसी फिर हम लोग पार्क में ढूंढ रहे थे, तो हमने काफ़ी ढूंढा, तो 4 हम लोगों को ऐसे ही बच गए रात को। फिर कोहरा वगैरह भी हो रहा था काफ़ी, तो इतना कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने हार मान ली। फिर सर ने कहा कि अब एक काम करो, घर चले जाओ और इसकी आप रिपोर्ट सुबह लिखवा देना अपने जो आज नियर बाई स्टेशन होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद ही फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कार में उसको फिर से ढूंढने के लिए निकल गया। तो फिर मैं अपना जनकपुरी के उसमें गया फाउंटेन पार्क में, वहाँ पे मैंने ढूंढा, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला मेरे को ट्रेस। देन मैं दोबारा से रोहिणी गया, रोहिणी से फिर मैं घर आया। तो फिर ऐसे मेरे को 7 बज गए आते आते। फिर दिन 7 बजे के बाद मैं अपना सागरपुर और डाबड़ी वाले पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इवन उनका बिहेवियर भी रूट था सागरपुर वालों का स्पेशली, कि तेरा भाई इकलौता थोड़ी जो खोया है, और भी लोग हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला, महिला थी कोई कांस्टेबल सागरपुर के महिला अधिकारी मैम इनसे कह रही हैं जब ये कंप्लेंट लिखाने जा रहे हैं, आपका अकेला भाई थोड़ी खोया है, सबके खोते हैं। मैडम फिर वर्दी उतार के रख दो, आप क्यों वर्दी पहन के बैठे हो पुलिस की? जनता का टैक्स लेके सैलरी लेना और काम ना करना, हीटर लगा के ऐसे बैठे हुए जैसे घर में बैठे हो। फिर सेम उन्होंने कुछ मदद नहीं करी। देन मैं डाबड़ी चले गया, दावड़ी में भी सेम रिस्पॉन्ड। वहाँ पे कोई मेल थे, उनकी भी ईगो बिल्कुल हाई कि मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात होगी, मदद कर दो। कोई मदद नहीं। कह रहा अभी इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाएगा, अभी तेरा भाई प्लेन में होगा, प्लेन में खोदा तो ये थोड़ी कि मैं सारे प्लेन चेक करूँगा, हवा में जाके चेक करूँगा। कह रहा 24 घंटे का वेट करो। मैंने कहा सर अभी मैं कह रहा हूँ FIR मत लिखो, आप एटलीस्ट हमारा सपोर्ट कर दो, आप जो उसकी लाइव लोकेशन है एटलीस्ट वो हमको अपडेट कर दो और हमको बता दो, अपने कोई स्टाफ भेज दो कि हम दोबारा जाके चेक कर लें। फिर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर माना, हम FIR बाद में दर्ज कर लेंगे। फिर इवन 7:30 हो गए थे, अपने घर भी नहीं पहुंचा था। तो मैंने रास्ते में अपने भाई को दोबारा से कॉल करी, होप में कि मेरा भाई फ़ोन उठा लेगा। तो मैंने कॉल करी तो फिर उसका फ़ोन उठा लिया। तो मेरे को सामने से पुलिस का कॉल नहीं आया, इवन उन्होंने उसकी बॉडी निकाल ली थी, सब कुछ पैक वैक करके रख दिया था, कुछ भी कॉल नहीं आया। मैंने अपने भाई को कॉल करा, उन्होंने मेरे भाई का कॉल पिक किया कि आप जहाँ कल पार्क के सामने ढूंढ रहे थे उसी पार्क के सामने आ जाओ और आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया। तो मैं तुरंत वहीं से अपने दोस्त के साथ फिर से निकल गया वहाँ पे। इधर मैं वहाँ गया तो फिर मैंने देखा कि एक सफ़ेद कलर की उन्होंने पॉलीथीन टाइप बैग में एक डेड बॉडी है, और उसके बाद लेफ़्ट साइड में देखा तो मेरे भाई का हेलमेट और बैग वगैरह पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि हाँ कि वही है। फिर मैंने गड्ढे में जाके देखा तो बाइक भी गिरी हुई थी मेरे भाई की। सवाल इससे इतर है। पहला सवाल तो ये कि वो जो 2 बैरिकेड्स लगाए गए थे, ठीक है, वो बैरिकेड्स कई दिनों से लगे हैं, हम मान लेते हैं कि 15-20 दिनों से लगे हैं, लेकिन जब ये गड्ढा खोदा गया तो इसके आसपास बैरिकेडिंग की जाए, क्या इस बात को इंश्योर नहीं किया गया?
हम जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ ह्यूमन लाइफ की वैल्यू तो छोड़ो, मतलब हम लाइफ्स के बारे में लाइफ की तरह सोचते ही नहीं हैं। अगर ये कोई और देश होता या दुनिया का कोई और इलाका होता तो केवल इंसान नहीं, जानवरों के लिहाज से भी सोचा जाता कि यहाँ पर कोई गुजरता हुआ जो स्ट्रीट एनिमल है वो ही ना गिर जाए, उसके लिए ही एक लोहे की जाल बिछा दी जाती ताकि कोई इस गड्ढे में जाकर ना गिरे। आज जब मैं ये बात बोल रही हूँ 6 फरवरी को, इससे ठीक 1 महीने पहले यही देश की राजधानी में लगने वाला ही इलाका होता है, दिल्ली एनसीआर का इलाका है नोएडा, जहाँ पर एक 27 साल के इंजीनियर की मौत हुई थी। उनकी भी मौत ऐसे ही हुई थी। एक गड्ढा था जिस पे पानी भरा हुआ था, गाड़ी जब उस रास्ते से गुजर रही थी उस दिन, क्योंकि धुंध बहुत थी, वो टर्न दिखा नहीं और वो सीधे जाकर उस गड्ढे में गिर गए जिसमें पानी भरा हुआ था। और उसके बाद जब वो मदद के लिए गुहार लगाते रहे, 2 घंटे तक वो जिंदा थे, अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर मदद मांगते रहे, उसके बावजूद मदद नहीं पहुंची और पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हुई। अब आप इसे मौत कहें या सिस्टमैटिक हत्या, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ। उस घटना के ठीक 1 महीने बाद ये घटना कैसे सिस्टमैटिक हत्या नहीं है, सवाल इस पर भी उठता है कि जब यहाँ आपने गड्ढा खोदा तो आपको लगा नहीं कि इसको लेकर भी कवर कर दिया जाए या यहाँ ही एक बैरिकेटिंग की जाए। किस लाइफ की कितनी वैल्यू है, उस संवेदनशीलता पर भी सवाल उठता है। दूसरा ये कि जब गड्ढा कवर नहीं था, कोई व्यक्ति यहाँ गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके परिजन बता रहे हैं कि वो इंसान मिसिंग है, वो 6 पुलिस थाने जा रहे हैं, वो पूरी रात खोज कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है? हम एक कौन से डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन ट्रैक कर ली जा सकती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति जिसका फ़ोन बज रहा है उस तक नहीं पहुँचा जा सकता, उस तक वो सिस्टम नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये तो अपने आप में सवाल खड़े कर ही रहा है कि कौन से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कैसा सिस्टम है ये। तीसरा सवाल, जब यहाँ से बाइक निकाली गई, डेड बॉडी निकाली गई, तो जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के और जिनके अंडर दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट आता है, परवेश साहिब सिंह वर्मा, वो यहाँ आए और उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, एक जूनियर इंजीनियर, एक एई और दिल्ली जल बोर्ड के एक और अधिकारी, और जिनकी भी इसमें गलती है उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सवाल आपसे भी बनता है मंत्री जी कि कोई घटना हो जाने के बाद, किसी की मौत हो जाने के बाद ही क्यों सिस्टम जागता है? पहले से सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय हो सकती, क्यों नहीं फिक्स हो सकता? जब मैं यहाँ खड़े होकर ये बात बोल रही हूँ ना, तो एज अ सिटीजन मेरे अंदर भी उतना ही गुस्सा है कि हम सब, मैं, कैमरे के पीछे जो खड़े हैं वो, कैमरे के उस पार स्क्रीन पर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो, जो भी इस राजधानी में या दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहता है, हम सब बाय चांस जिंदा है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त कोई भी घटना हो सकती है, हमारी मौत हो जाएगी और हमारी मौत के बाद सिर्फ हमारे परिजन ही है जो हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे या उस तत्परता से उस पर लगेंगे। बाकी उसके अलावा सिस्टम ने हमारे लिए कब्रें खोद रखी है। इस पूरे इलाके में जगह जगह पर कब्र खुदी हुई है। कहीं होर्डिंग गिर जाएगा, कहीं कोई किसी की गड्ढे में गिरकर मौत हो जाएगी, कहीं कोई और अप्रिय घटना हो जाएगी, कहीं लोग ही मिसिंग हो जाएंगे। इस सिस्टम को या इस सरकार को, जिसको हम चुनते हैं, वोट डालकर हम जिस डेमोक्रेसी पर भरोसा दिलाते हैं, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके आगे हम सरेंडर करते हैं, वो हमारी जान को लेकर फिक्रमंद है या नहीं? सवाल इसी पर है और गुस्सा इसी बात का है कि क्यों किसी मौत के बाद ही आप जागृत होते हैं, क्यों किसी मौत के बाद ही आपको ये याद आता है कि ओ, यहाँ पर ये कमियां रह गई थी। आप ये सोच लो, ये जनकपुरी है, लगभग ये दिल्ली का हार्ट है, मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेस है। एक टाइम में दिल्ली का सबसे बड़ा जोन होता था जनकपुरी, अब रोहिणी हो गया है। तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ आप वहाँ से टी एंड से लेकर और इस टी एंड तक अगर आप आओगे तो रोड ऐसे है, इधर गड्ढा, इधर गड्ढा, इधर गड्ढा, इधर गड्ढा। अच्छा, पिछले 2-3 साल से ये काम चल रहा है। अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट के उसमें ये हादसा हो गया है, तब ये संज्ञान में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये काम चल रहा है। आप देखोगे तो एक पूरी कॉलोनी को जाने वाली रोड ही ख़त्म कर रखी है इन्होंने। आज 2-4 दिन से, 10 दिन से वो रोड पे मतलब मिट्टी डाल दी है, रोड नहीं है, मिट्टी डाल दी है। अगर बारिश हो जाती है तो इतना कीचड़ आ जाता है, उस पर स्कूटी बाइक स्लिप होती हैं, गिरते हैं लोग। तो ये जो मुझे वन साइडेड रोड चलती हुई दिख रही है कई महीनों से है सर। ये वहाँ से डाइवर्जन था, मैं आपको बताता रहा हूँ, ये अचानक हुआ है। ये अभी कल रात को ही हुआ है, खड्डा खोदा गया है। ये वहाँ खड्डा ऑलरेडी चल रहा है, वो 100 मीटर तक रेड लाइट, वहाँ से, हाँ, वहाँ से रेड लाइट तक वन साइड होता है ट्रैफिक। ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। यहाँ से कोई भी वो रेगुलर जाने वाला लड़का होगा, वो रोज यहाँ से जाता होगा, रोहिणी से अपने घर जाता होगा, रास्ता यही है। और ये बहुत हैवी रोड है,
यहाँ से गुड़गांव कनेक्ट होता है, यहाँ से धौला कुआं, सेंट्रल दिल्ली, कनॉट प्लेस, कहीं भी जाना है, और रिंग रोड से मर्ज हो रहा है ये। रिंग रोड का बाईपास है, आउटर रिंग रोड का बाईपास है ये। तो ये बहुत हैवी रोड है। यूजुअली जब रोडें ठीक थी तब भी यहाँ पे घंटों घंटों का जाम लगता है। तो इस पे इतनी बड़ी लापरवाही, मतलब तो सोचो क्या ही है कॉलोनी और सोसाइटियों का हाल क्या है। उसके बावजूद यहाँ पे देखो ये खड्डा देखो, ये खड्डा देखो, रोड का क्या हाल कर रखा है। मतलब इनका ऐसा कौन सा काम है जो पिछले 3 साल से ख़त्म ही नहीं हो रहा। आप जस्ट ये रेड लाइट है, अगर आप इस स्टोरी को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहें तो ये रेड लाइट है, रेड लाइट से ऐसे जाके ऐसे मर्जर होती है रोड, मतलब ऑपोजिट ही है। वो 4 साल से रोड बंद पड़ी है। हम अभी कभी 10 दिन के लिए खुली भी होगी, वो 4 साल से वो काम ही नहीं खत्म हो रहा है, जल बोर्ड का काम। तो इन खड्डों का कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ है नहीं, या खोदने के बार बार पैसे मिलते हैं, या मुझे लग रहा है जिसको ठेकेदार को ठेका दे देते होंगे वो टेम्परेरी काम करता होगा, पर्टिकुलर उसका एक बार में सोल्यूशन हो नहीं रहा, वो हर 2 महीने खोल के रखता है, 15 दिन बंद कर देगा, फिर खोल देगा, जो है यही हो रहा ये भी बनता है दिल्ली जल बोर्ड से या परवेश साहिब सिंह वर्मा से कि ये जो यहाँ के सिटीजन्स बता रहे हैं कि 3-3 साल से ये काम चल रहा है, इसको ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, इसकी भी डेडलाइन बता दीजिए। अब जब ये सिस्टमैटिक फेलियर के बाद आप इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेने पर आए हैं, 3 लोगों को सस्पेंड किया है, तो ज़रा इसकी भी डेडलाइन तय कर दीजिए, तो शायद लोगों का भला हो। थैंक यू सर, हम जाके एक बार ये रोड देखते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो गड्ढा हुआ है ये कल हुआ है। परसों मतलब नहीं, कल 5 तारीख को ही। यस 5 के दिन में। कल मतलब टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे 6 5th को हुआ ये। 5th को हुआ है, 5th को दिन में। तो इसमें जब ये इन्होंने ये किया और जो आदमी जिसकी डेथ हुई है बच्चे की, वो रेगुलर रोज इसी रास्ते से आता था। अब वो क्या प्रॉब्लम है, जब ये रोड जाम हो जाती है, तो साइड वाली रोड है, जब ये जाम हो जाती है तो लोग बाइक्स वाले कोशिश करते हैं कहीं से छुप आके निकल आते हैं। तो अब ये है कि वो गड्ढा अगर वो परसों यहाँ से आया था तो उसको कल नहीं पता था कि गड्ढा यहाँ होगा। तो वो वहाँ से पटरी से आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो कैसे यहाँ जाम होने की वजह से आए हैं, गॉड नोज़। क्योंकि जब बाइक देखी गई तो वो बाइक का मुंह भी इस तरफ था और वो जो बच्चा जो गया है वो भी उसी तरफ गिरे हुए थे। हाँ, तो वही सवाल वही है ना कि जब ये गड्ढा खोदा तो गड्ढे के आसपास भी जिस तरह की बैरिकेटिंग रोड को ब्लॉक करने के लिए की गई है, वो जो चीज़ है वो ठेकेदार की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो भी काम कर रहा है वो गलत था, और उसी चीज़ के लिए मतलब सब लोग ये बोल रहे हैं कि जो गड्ढा किया आपने, बैरिकेड्स उधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए, बट जितना वो किया था उसको एटलीस्ट कवर करना चाहिए था। और ये आगे जो इधर रोड जा रही है इसमें भी ऐसे ही गड्ढे हैं। ओ ओ ओ ओ ओ शिट, ये बाइक वाला अब वो देखो बच्चा, अब देखो सामने आप, वो देखो वही ना। अब आप देखो ये रोड क्योंकि ब्लॉक है तो इसी रोड पे ही दोनों तरफ ट्रैफिक जा भी रहा है, ट्रैफिक आ भी रहा है। तो लोग कोशिश करते हैं कि हम वहाँ ना जाके इधर से जंप मार जाएं। वो जो जंप मारते हैं, और ये हुआ होगा कि वो अगर इधर से आया है तो गड्ढा दिखा, उसने कोशिश की मैं साइड से आ जाऊँ, कहीं पैर स्किड किया है या क्या हुआ है, गॉड नोस। और ये जो रोड आगे जा रही है, मैं ये सवाल पूछ रही थी, इसमें भी ऐसे ही लगातार गड्ढे हैं? इसमें भी काम जारी है? ये तो काम चल रहा है। और कब से काम चल रहा है सर ये? मतलब ये जो काम चल रहा है ये कब से चल रहा है? ये हो गए करीब 4-1 महीने हो गए। वहाँ से सिर्फ 50 मीटर आगे चलने पर ये दूसरा गड्ढा यहाँ है। और 50 मीटर आगे चलने पे ये बोर्ड दिखेगा, यहाँ पर लगातार गड्ढे खोदे हुए। ओपन है ना? अब देखो ये सीवर का ढक्कन है, ये खुला हुआ है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा, स्लिप होगा। एक और एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ये, क्योंकि अभी तो लोग यही जो यहाँ से रेगुलर पैदल आने जाने वाले लोग हैं, जिन लोगों के यहाँ घर हैं,
वो तो यही रूट इस्तेमाल कर रहा है ना। अब देखो, जब आगे बढ़ के हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ बैरिकेडिंग के नाम पर केवल ये कपड़ा लगा दिया है और उसके ठीक बाद में गड्ढा है। अगर चलोगे, इसको कोई प्रॉपर कवरेज नहीं किया गया है। टीन का जो शेड वगैरह उस तरफ हमें दिखाई दे रहा है, वो इस तरफ है ही नहीं। उतना ही गहरा गड्ढा है। अब देखो, इसके ठीक बगल में पार्क है, यहाँ से बच्चे आना जाना कर रहे हैं, यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो आना जाना कर रहे हैं। और फिर जैसे वो व्यक्ति बता रहे थे ना कि यहाँ से लेके आगे जो रेड लाइट तक 1 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ तो पिछले 4-5 महीने से काम जारी है। और यहीं से ही आगे जाके बाएं मुड़ेंगे तो जो सड़क जाती है वहाँ पर पिछले 4 साल से काम जारी है। तो सवाल दिल्ली जल बोर्ड से ये भी है कि कितने महीनों तक ये काम चलता रहेगा, कितने महीनों तक ये रोड ऐसे ही ब्लॉक रहेगा, कितने महीनों तक मेजर एक्सीडेंट जो हमने वहाँ देखा और माइनर एक्सीडेंट जो हमारे सामने देखा कि बाइक और कार के बीच में टक्कर हो रही है, ऐसी कितनी घटनाएं लगातार चलती रहेगी, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का कार्य प्रगति पर है। ये सब बोल रहे हैं कि वो घुसा, अपनी मर्जी से घुसा, वो गिर गया उसमें। तो हम बोल तो रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमारे लड़के की गलती है, तो जो आपके ये 8 कैमरे लगे हैं इसको आप ओपन करके दिखा दो। हम इसमें अगर हमारे लड़के की गलती है तो हम अपनी गलती मान के, ठीक है भैया हम अपनी गलती मान लेंगे, आप लोगों की जो गलती है, जो आप लोगों की गड्डी है, ये गलती करी है वो ठीक है, बट हम भी अपनी गलती मान लेंगे कि हमारे लड़के ने किया है। बट अगर हमारे लड़के ने ऐसे किया ही नहीं है तो आप कैमरा खोल के दिखा दो ना, और क्लियर कर दो। एक चीज़, सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक हम इनके पीछे पड़े रहे, हमने बोला पोस्टमार्टम हम नहीं करने देंगे, बट जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो हम उस बेचारे को क्यों तड़पा रहे हैं जो पहले ही तड़प के 7 घंटे से बिल्कुल तड़प रहा है उसमें। नहीं, और अगर वो खुद से भी गिरा, सवाल ये है ही नहीं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, सवाल ये है कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट के बाद क्या रिस्पॉन्स था, एक्सीडेंट के बाद इस सिस्टम ने कैसा एक्ट किया, दिल्ली पुलिस ने कितनी असंवेदनशीलता दिखाई, जल बोर्ड के अधिकारियों ने जिसको वहाँ पर ऐसे ही खुला छोड़ रखा था उनकी क्या गलती है। एक्सीडेंट मैं कह रही हूँ ना, इस दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सवाल उसके बाद का है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कैसे काम किया। उसके बाद में सवाल तो क्या पूछा गया हमसे, हमें सवाल क्या बताया गया है, दिल्ली पुलिस हमें बोल रही है कि आपका भाई रात को जाम था तो उस पर रॉन्ग साइड चल के गया है। अरे वो जैसा मर्जी करके गया है, आप दिखा दो ना कैमरे, आपके 8-8 कैमरे लगे, सरकारी कैमरे लगे हैं 8-8 कैमरे, और जब हम आपसे बोल रहे हैं कि इसको दिखा दो तो आप बोल रहे हो कि इसमें से 5 कैमरे चल नहीं रहे हैं, 2 कैमरे के लाइव चल रही है, प्लेबैक इसमें हो नहीं रहा, तो किस बात के लगा रखे हैं आपने वो जो सवाल दिल्ली जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये सवाल कर रहे हैं ना कि रॉन्ग साइड गया, या जो ये बात बोल रहे हैं, पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि 9 घंटे तक, रात के 12 बजे, 7 घंटे तक, रात के 12 बजे से सुबह 7 बजे तक जब ये दर ठोकरे खाते रहे, ये आपके आगे गुहार लगाते रहे कि हमारे भाई को खोजने में मदद करो, तब आप इतने इनह्यूमन जिंदा लाश की तरह कैसे हो गए थे। आपको क्यों नहीं लगा कि एक आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ ये मसला है, किसी की जान का ये मसला है, आपको क्यों नहीं लगा कि हमें एक इंसान की जान बचाने के लिए कैसे एक्ट करना चाहिए, आपको क्यों लगा कि जस्ट अनदर केस है। इन्होंने सुबह दिखाई बॉडी मिलने के बाद आधे घंटे में उन्होंने बॉडी टैग कर दी, आधे घंटे में बॉडी गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दी, आधे घंटे में उन्होंने बैंक कैमरे वाले को बुला के फ़ोटो खिंचवा के, सबको बैरिकेड लगा के, कपड़ा लगा के, जो फुर्ती उन्होंने सुबह दिखाई, वो फुर्ती अगर रात को हमारे साथ ये 12 से 1 बजे के बीच में 1 घंटे की दिखाते तो 1 घंटे में लड़का हमारा आज मिल जाता और आज उसको हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज हो रहा होता, वो आज बचा होता। अगर यही इनका अगर कोई अपना होता या इनका कोई पुलिसकर्मी का कोई अपना लड़का होता या कुछ होता तो रातों रात ही 1 घंटे में अपने लड़के को ढूंढ के ले आते। मगर यहाँ पे थी आम आदमी की बात कि जिसकी सुनवाई की वो सोचते हैं कि अगर बात टल गई, रातों रात की बात गई। इसे देश की राजधानी में बैठे हुक्मरान, नेता, अधिकारी या तो एक ऐसे केस की तरह ले जो उनके माथे पर कालिक है, जो शर्मिंदगी का एहसास करवाना चाहिए उनको और इस सिस्टम को ठीक करें, या फिर वो इसको एक जस्ट अनदर केस ले, इग्नोर करे। क्योंकि आज से 1 महीने पहले जब युवराज की मौत हुई थी तब भी इसी तरह मीडिया का हुजूम लगा था, तभी इसी तरह सख्त सवाल पूछे गए थे, तब भी इसी तरह अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात हुई थी। और आप आयरनी देखिए कि जिस तारीख पर हम खड़े होकर कमल की मौत की खबर कर रहे हैं, आज की तारीख में उस केस में जो व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, अभय कुमार, जो उस कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर थे, उनको आज बेल मिल गई है। आज उन पर हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको जिस
तरह से अरेस्ट किया गया वो इलीगल था। तो इस केस में भी जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है, हो सकता है कुछ टाइम बाद उनका सस्पेंशन वापस ले लिया जाए। जिस ठेकेदार को सस्पेंड किया गया है, हम देख रहे हैं इस देश में कि जिन ठेकेदारों पर एक्शन होता है कुछ वक्त बाद उनके साथ क्या होता है, उनको वापस टेंडर मिलने लगते हैं। तो उस ठेकेदार के भी साथ कुछ ना हो, उस ठेकेदार को भी वापस काम मिलने लगे। लेकिन अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो इस परिवार का है, वो इस भाई का है, वो इनकी माँ का है, वो इनके जीवन का है। एक आम आदमी के जान की कीमत क्या है इस देश में, देश की राजधानी में, ये रिपोर्ट मुझे लगता है ये बताने के लिए काफ़ी है।